हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की हमारी सीरीज़ चल रही है और आज हम क्लास 10 पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ को। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ को ही कवर करेंगे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लंबा टॉपिक है, तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करेंगे। तो ये पहला पार्ट होगा और इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ का। और आपने अगर पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की, अगर वो वॉच नहीं करी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, वो प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहाँ पे आपको सारी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की वीडियोस मिल जाएंगी। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, स्पेशली इन एग्ज़ाम्स टाइम। और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, अपने क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़, तो मैनी इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। आप जानते हो एक इन्वेस्टर के लिए मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकता है। पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स एवेन्यू क्या हैं? इक्विटी शेयर्स हैं, हमारे बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है। ये सारे हमारे क्या हैं? एवेन्यूज़ हैं। क्या है? एवेन्यूज़, इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं। ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, म्यूचुअल फंड्स है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, गोल्ड एंड सिल्वर एंड रियल एसेट्स है हमारी। नॉलेज अबाउट दीज ऑल्टरनेटिव्स इज सिग्निफिकेंट फॉर द इन्वेस्टर। अब आप जानते ही हो कि इन्वेस्टर के लिए इन सभी की नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप जानते हो इक्विटी शेयर्स जो होते हैं हमारे, वो ज़्यादा हाई रिटर्न भी होता है उनमें और हाई रिस्क भी होता है। जितना ज़्यादा हाई रिटर्न होगा उतना ही ज़्यादा हाई रिस्क होगा। तो इक्विटी क्या ऑफर करता है? हाई रिटर्न विद हाई रिस्क। बॉन्ड्स प्रोवाइड फिक्स इनकम विद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड आर सेफ इन्वेस्टमेंट। जो बॉन्ड्स होते हैं ना, वो सेफ तो होते हैं, पर आपको उसमें आपका जो रिटर्न होता है वो फिक्स होता है कि हाँ आपको इतना ही मिलेगा, और वो इसलिए बेसिकली सेफ होते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। बैंक डिपॉजिट्स भी सेव होते हैं, वाइल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स पे हाई इंटरेस्ट रेट। लेकिन जो हमारे पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स हैं वो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराते हैं बैंक से ज़्यादा। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड लाइफ एंड एक्सीडेंट कवर। आप जानते हो जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफ और एक्सीडेंट को कवर करती हैं, उनके लिए इंश्योरेंस होता है। गोल्ड एंड सिल्वर ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो रियल एसेट्स होती है, इनको हम बोलते हैं रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करना, वो हमारी होती है गोल्ड एंड सिल्वर। तो एन इन्वेस्टर शुड हैव नॉलेज अबाउट दीज ऑल्टरनेटिव्स। एक इन्वेस्टर को इन सभी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए ऑल्टरनेटिव्स की, क्योंकि बिकॉज इट इज़ एसेंशियल फॉर इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है। अब हमें एक डायग्राम गिवन है, जैसा कि आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ का हमें एक डायग्राम गिवन है, जिसमें हमें सबसे नंबर 1 गिवन है सिक्योरिटीज़, नेक्स्ट हमें गिवन है डिपॉजिट्स, और उसके बाद हमें गिवन है पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, देन हमें गिवन है इंश्योरेंस, देन हमें गिवन है रियल एसेट्स। तो सिक्योरिटीज़ में हमारे क्या क्या आते हैं? स्टॉक आता है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आती हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये सारे आज हम पढ़ने वाले हैं, ये सारे हम पढ़ेंगे। और आप जानते हो कि ये पार्ट 1 है ये वीडियो का, और पार्ट 2 में हम पूरा कवर कर लेंगे इसको। म्यूचुअल फंड है हमारे, बैंक डिपॉजिट, एनबीएफसी डिपॉजिट्स आते हैं हमारे पोस्ट डिपॉजिट्स के अंदर, और देन हमारा आता है पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में एमआईएस होता है, एनएससी होता है, केवीपी और पीपीएफ, ये सारा हम पढ़ेंगे। देन हमारा
आ जाता है इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस और यूएलआईपी, और हमारा रियल एस्टेट में आ जाता है रियल एस्टेट, प्रीशियस मेटल जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर हो गया, और आर्ट एंड एंटीक्स यानी कि जो महंगी महंगी आर्ट्स होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, वो आ जाता है। तो इस सबको आज हम कवर करेंगे। और नाउ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिक्योरिटीज़ की। सबसे पहले बात करेंगे हम सिक्योरिटीज़ की। तो सिक्योरिटीज़ कैन बी क्लासिफाइड एज वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज़ एंड फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़। दो टाइप की आपकी सिक्योरिटीज़ को क्लासीफाई किया गया है, दो टाइप में, एक होता है वेरिएबल, दूसरा होता है फिक्स। तो वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज़ जिनको वेरिएबल होती है वो, और फिक्स यानी कि फिक्स इनकम, यानी कि वेरिएबल इनकम जिसमें आपकी इनकम फिक्स नहीं होती, आपकी इनकम ज़्यादा भी हो सकती है, आपकी इनकम कम भी हो सकती है, वेरिएबिलिटी होती है यहाँ पे, कोई फिक्स नहीं होता। फिक्स में आपकी फिक्स रहेगी कि हाँ आपको इतना तो मिलेगा, इतनी इनकम तो आपकी होगी। तो इक्विटी शेयर जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, और प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मनी मार्केट सिक्योरिटी जो होती है हमारी फिक्स होती है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज़ और फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, तो आप बोल सकते हो कि वेरिएबल इनकम यानी कि हमारी इनकम फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकती है, जो कि होती है हमारे इक्विटी शेयर्स। फिक्स कौन सी होती हैं? प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सारे हमारे फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और मनी मार्केट सिक्योरिटीज़। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं, और इन शेयर्स के जो भी होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर कहलाते हैं। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन देम वेरीज अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। इनका जो डिविडेंड का जो रेट होता है, जो इनको मिलता है, इनकी इनकम, वो चेंज होता रहता है। किसके अकॉर्डिंग? कि कंपनी कितना लाभ कमा रही है, उसके अकॉर्डिंग इनका डिविडेंड का रेट भी चेंज होता रहता है। एंड दी पॉलिसी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या क्या पॉलिसी बना रहे हैं उन पर भी डिपेंड करती है इनकी इनकम। तो इक्विटी शेयर होल्डर बियर रिस्क इन दी होप ऑफ हाई डिविडेंड। अब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी कि जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाई डिविडेंड चाहते हैं, वो हाई इनकम चाहते हैं, हाई रिटर्न चाहते हैं, और अपनी कैपिटल को अप्रिशिएट करना चाहते हैं वो, इसलिए वो रिस्क भी लेते हैं। तो द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इक्विटी शेयर हैज़ बीन गिवन इन द चैप्टर ऑफ कैपिटल मार्केट। तो हम कैपिटल मार्केट में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। और अब ना यहाँ पे इक्विटी शेयर का क्लासिफिकेशन किया गया है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो नंबर 1 है ब्लू चिप शेयर। ये सारे क्या हैं? इक्विटी शेयर को क्लासीफाई किया गया है पार्ट्स में। तो ये नंबर 1 आता है ब्लू चिप शेयर। तो ब्लू चिप शेयर्स कौन से होते हैं? तो द शेयर्स ऑफ वेल नोन कंपनीज विच आर रेडीली सेलेबल इन द मार्केट आर नोन एज ब्लू चिप्स। कि ऐसे वेल नोन कंपनीज के शेयर्स जो कि ज़्यादा जल्दी से सेल हो जाए मार्केट में, वो ब्लू चिप्स शेयर्स होते हैं। और दीज शेयर हैव हाई ग्रोथ पोटेंशियल। इन शेयर्स का जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और रेडी मार्केट होता है इनका, यानी कि तैयार ही रहते हैं लोग इनको खरीदने और बेचने के लिए। ओके, तो इनका बाइंग एंड सेलिंग होती रहती है। तो ये ब्लू चिप शेयर्स होते हैं जिसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है, और ये वेल नोन कंपनीज के होते हैं शेयर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रोथ शेयर्स। ग्रोथ शेयर्स कौन से होते हैं? दीज आर द शेयर्स ऑफ फास्ट ग्रोइंग कंपनीज। जो ऐसी कंपनी जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर गई, उन कंपनीज के शेयर्स जो होते हैं वो जो है ग्रोथ शेयर कहलाते हैं। तो सच शेयर्स आर गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वो शेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। इनकम शेयर्स की बात करें तो दीज शेयर बिलोंग टू कंपनीज दैट हैव स्टेबल ऑपरेशन एंड पे रेगुलर डिविडेंड। कि ऐसी कंपनीज जिनकी काम है वो काफ़ी स्टेबल है, ऑपरेशंस जो भी वो काम करते हैं वो स्टेबिलिटी है उनमें, और वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड रेगुलर पे करते हैं। ऐसी कंपनीज के जो शेयर होते हैं वो इनकम शेयर कहलाते हैं। डिफेंसिव शेयर्स की बात करें तो दीज शेयर प्रोवाइड सिक्योरिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट
एंड एश्योरेंस ऑफ रेगुलर इनकम, कि ये शेयर जो हैं डिफेंसिव शेयर जो हैं वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं कि हाँ आपके पैसे जो है बचे रहेंगे, सिक्योर रहेंगे और आपको एक रेगुलर इनकम होती रहेगी, ये आपको एश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो ब्लू चिप शेयर्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी, तो ब्लू चिप शेयर भी इसी कैटेगरी के अंडर आएंगे, डिफेंसिव शेयर्स की कैटेगरी में। साइक्लिकल शेयर्स की बात करें तो दीज शेयर्स हुज प्राइस आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय बिजनेस साइकिल, ऐसे शेयर्स के प्राइजेस जो बिजनेस साइकिल के द्वारा काफ़ी हद तक अफेक्ट हो जाते हैं, वो शेयर हमारे साइक्लिकल शेयर कहलाते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ना, साइक्लिकल, साइक्लिकल तो एक ही होता है बिजनेस साइकिल हमारी, तो जो बिजनेस साइकिल से अफेक्ट हो जाए वो शेयर साइक्लिकल शेयर्स कहलाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर। अब हम क्यों करें इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट, हमें हमारी इसकी जो एडवांटेजेस है वो क्या है। तो नंबर 1, इक्विटी शेयर के जो रिटर्न्स है वो हाई होते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा होते हैं, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी है उससे भी ज़्यादा। और इफ़ दी परफॉर्मेंस हो, लेकिन अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी और कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, ऐसा तभी होगा। द स्कोप फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन इज़ हाई, यहाँ पर स्कोप बहुत ज़्यादा होता है कि आपकी कैपिटल एप्रिशिएट होगी ही। इक्विटी शेयर आर इजीली ट्रांसफरेबल, आप आसानी से इसको ट्रांसफर कर सकते हो। दे आर ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज एंड कैन बी बॉट एंड सोल्ड इजीली, इनको आप स्टॉक एक्सचेंजेस में भी ट्रेड कर सकते हो और इसको बाइंग एंड सेलिंग बोट एंड सोल्ड भी आसानी से किया जा सकता है। तो ये इक्विटी शेयर्स की कुछ एडवांटेजेस हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, कि स्टॉक प्राइजेस आर मोर वॉलेटाइल, जो स्टॉक प्राइजेस हैं वो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं जब भी इकोनॉमिक रिसेशन होता है, मंदी का टाइम होता है या फिर कोई ऐसा पॉलिटिकल इवेंट हुआ जिससे इक्विटी का प्राइस अफेक्ट हुआ, तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टर को नुकसान होगा। तो ये क्या है, इसकी डिसएडवांटेज है। कॉशियस इन्वेस्टर्स हु वांट टू अवॉइड रिस्क एंड डिज़ायर रेगुलर इनकम डू नॉट लाइक टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर, ऐसे इन्वेस्टर जो चाहते हैं कि हम रिस्क हमें ज़्यादा नहीं लेना और हमें सिर्फ और सिर्फ रेगुलर इनकम होती रहे, तो वो कभी भी इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ वही लोग करते हैं जो ज़्यादा रिस्क बियर कर सकते हैं, करना चाहते हैं, वही लोग इक्विटी शेयर में इन्वेस्टर्स जो हैं वो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेजेस है। तो इफ़ अ कंपनी नॉट परफॉर्मिंग वेल इट मे रिजल्ट इन लो लिक्विडिटी ऑफ द स्टॉक्स, तो अगर कंपनी ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उस कंपनी का जो स्टॉक होगा, शेयर्स जो होंगे उसकी लो लिक्विडिटी होगी। लो लिक्विडिटी इन द सेंस कि आप उसको कैश में आसानी से कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस कंपनी के शेयर कोई ख़रीदना ही नहीं चाहता, तो आप किसको बेचोगे, राइट। तो इसलिए लो लिक्विडिटी, आप इजीली उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। अब ये तो थी हमारे इक्विटी शेयर के बारे में बातें, जो कि हमारी वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी में आता था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ कौन सी होती हैं। तो नंबर 1 होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, ऐसे शेयर विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट, प्रेफरेंशियल यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि अधिकार इसमें राइट, प्रेफरेंस होता है इसमें एक तरीके का, in respect of dividend and also the preferential right with regard to repayment of capital in case of winding of the company। यहाँ पे ना हमसे एक बात बोली गई है, वो ये बोली गई है कि अगर कंपनी फ्यूचर में वाइंड अप हो गई, बंद हो गई, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को उनके पैसे चुकाए जाएंगे। इनको इस चीज़ में प्रेफरेंस मिलती है, डिविडेंड में भी प्रेफरेंस मिलती है कि इनको सबसे पहले डिविडेंड दिया जाएगा, चाहे इक्विटी वालों को मिले या ना मिले, इनको ज़रूर दिया जाएगा, इनको प्रेफरेंस होती है इस चीज़ की। और नंबर 2, अगर कंपनी बंद हो गई तो सबसे पहले इनका पैसा चुकाया जाएगा और बाद में इक्विटी शेयर्स का पैसा चुकाया जाएगा। गॉट इट, ये 2 पॉइंट क्लियर हैं। तो प्रेफरेंस शेयर आर नो लॉन्गर रिगार्डेड एज इंफीरियर टू इक्विटी कैपिटल, और हाई टैक्स पेइंग कंपनीज और इन्वेस्टर प्रेफर टू सब्सक्राइब टू प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे बोला गया है कि जो हाई टैक्स पेइंग कंपनीज हैं, जो ज़्यादा टैक्स पे करती हैं, या फिर
ऐसे इन्वेस्टर जो प्रेफरेंस शेयर को ही खरीदना चाहते हैं, और या फिर ऐसे इन्वेस्टर जो कि विद अ लो टैक्स बर्डन प्रेफर टू गो फॉर डेट इंस्ट्रूमेंट। जो ऐसे इन्वेस्टर हैं जो टैक्स बर्डन उन पे कम है, तो वो डेट इंस्ट्रूमेंट की तरफ ही प्रेफरेंस देते हैं अपनी। तो द कन्वर्जन ऑप्शन प्रोवाइडेड इन प्रेफरेंस शेयर ऑल्सो मेक इट अट्रैक्टिव। तो बेसिकली यहाँ पे हमसे एक ही बात बोली गई है बार बार कि प्रेफरेंस शेयर को जो है प्रेफरेंस शेयर जो है वो ज़्यादातर अट्रैक्टिव माना गया है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रेफरेंस शेयर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रेफरेंस मिलती है। प्रेफरेंस इन द सेंस कि डिविडेंड में भी प्रेफरेंस मिलती है, रीपेमेंट भी इनकी सबसे पहले होती है, और यहाँ पे एक बात की गई है टैक्स बर्डन की, कि यहाँ पे वो कंपनीज जो है टैक्स जो हाई टैक्स पेइंग कंपनीज हैं वो प्रेफर करती हैं प्रेफरेंस शेयर्स को। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है। तो अब हम यहाँ पे एक बात बोली गई है कि जब हम कैपिटल मार्केट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी। अभी सिर्फ आप 2-3 बातें इसकी पढ़ लो, कैपिटल मार्केट में बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिबेंचर्स। आपको पता होना चाहिए डिबेंचर्स आर एन ऑप्शन अवेलेबल टू इन्वेस्टर। एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा ऑल्टरनेटिव है, या फिर एक ऐसा एवेन्यू है जो इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल होता है, जो हु आर विलिंग टू गेट हायर रिटर्न। ऐसे इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं कि हमें हायर रिटर्न मिले इफ़ द डिबेंचर आर नॉट एक्टिवली ट्रेडेड इन द कैपिटल मार्केट। इफ़ द डिबेंचर्स, अगर जो डिबेंचर है वो कैपिटल मार्केट में एक्टिवली ट्रेड नहीं किया जाता, उसका ट्रेडिंग नहीं होती कैपिटल मार्केट में, तो इन्वेस्टर हैव टू होल्ड द डिबेंचर टिल मैच्योरिटी। तो इन्वेस्टर को क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर की मैच्योरिटी तक ही उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। मतलब जैसे कि आपने डिबेंचर खरीदा, राइट, आपने डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया, तो अगर वो डिबेंचर कैपिटल मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा तो आपको उसके मैच्योरिटी पीरियड तक उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा अपने पास, ठीक है। लेकिन अगर वो कैपिटल मार्केट में ट्रेड हो रहा है तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। तो अ डिबेंचर इज फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी। एक डिबेंचर क्या है, फिक्स बियरिंग सिक्योरिटीज है, यानी कि आपको यहाँ पे फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, और प्रॉफिट्स और नो प्रॉफिट्स इससे आपका कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट हो या ना हो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैज़ टू बी पेड, राइट। तो डिबेंचर होल्डर्स हैव प्रायोरिटी टू क्लेम ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स को ये प्रायोरिटी होती है कि वो कंपनी के असेट्स को भी क्लेम करके अपना पैसा वसूल कर सकते हैं कंपनी से। देयर मनी हैज़ टू बी पेड फर्स्ट बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट टू प्रेफरेंस और इक्विटी। यानी कि प्रेफरेंस और इक्विटी वाले भी बाद में आते हैं, पहले डिबेंचर होल्डर को पेमेंट की जाती है इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। अब हमने ऊपर पढ़ा था प्रेफरेंस में कि पहले प्रेफरेंस को दी जाती है, किससे पहले, इक्विटी वालों से पहले। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर हैं उनको प्रेफरेंस वालों से भी पहले प्रेफरेंस दी जाती है, तो डिबेंचर होल्डर का पैसा पहले चुकाया जाएगा। बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स सिमिलर होते हैं बिल्कुल डिबेंचर की ही तरह। हाउएवर दे आर इशूड बाय PSU, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के द्वारा ये इशू किए जाते हैं। तो द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इन द मार्केट डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट रेट एंड मैच्योरिटी। अब उस बॉन्ड की क्या वैल्यू है मार्केट में, ये किस पे डिपेंड करेगा, उसके इंटरेस्ट रेट पर और उसकी मैच्योरिटी की। हाँ भाई ये कब तक इसकी मैच्योरिटी पीरियड कब तक है, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा बॉन्ड की क्या वैल्यू। तो द कूपन रेट इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड ऑन द बॉन्ड। जो भी कूपन रेट है वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड किया जाता है बॉन्ड्स पर, और कूपन रेट इज कंट्रैक्चुअल होता है और कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड, और इसको हम चेंज नहीं कर सकते। IDB ICICI हैव इशूड वेरियस बॉन्ड टू सूट द नीड्स ऑफ इन्वेस्टर। तो IDB और ICICI ने ऐसे बॉन्ड्स इशू करे हैं जो इन्वेस्टर को सूट करते हैं, इन्वेस्टर की ज़रूरतों को सूट करते हैं। तो सम ऑफ दीज आर डीप डिस्काउंट बॉन्ड, रिटायरमेंट बेनिफिट बॉन्ड। तो ये नाम है बॉन्ड्स के, आपको 2-3 नाम याद होने चाहिए। डीप डिस्काउंट बॉन्ड, रिटायरमेंट बेनिफिट बॉन्ड
इंडेक्स्ड बॉन्ड एंड एजुकेशन बेनिफिट बॉन्ड। तो ये आपको याद रखने हैं, ऑल राइट। यहाँ पे आपसे अगर कोई पूछ ले कि बॉन्ड, कोई बॉन्ड्स के नाम बताओ, कैसे कैसे टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, तो आप बता सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन इंडिया हैव अ लार्जर मार्केट देन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनका मार्केट लार्ज होता है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज से, बट इट इज़ नॉट सो वेल नोन टू द इन्वेस्टर ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन इन इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, वेल नोन नहीं है। तो द सिक्योरिटीज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कासी गवर्नमेंट एजेंसीज आर नोन एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और कौसी गवर्नमेंट के द्वारा जो सिक्योरिटी इशू की जाती हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ प्रिवेलिंग इन इंडिया आर, अब कौन कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं जो इंडिया में चलती हैं, वो हैं गोल्ड बॉन्ड्स, नेशनल डिफेंस बॉन्ड। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के नाम हैं। कौन कौन से? गोल्ड बॉन्ड, नेशनल डिफेंस बॉन्ड, रूरल डेवलपमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर ऑल्सो इशूड बाय लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। तो अब आपको ना कोई पूछ ले कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से सिक्योरिटीज़ इशू करता है, तो आप बोल सकते हो नंबर 1 गोल्ड बॉन्ड, नंबर 2 नेशनल डिफेंस बोर्ड एंड रूरल डेवलपमेंट बॉन्ड। और फिर हम बात करते हैं जो लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इशू करती हैं, वो क्या करती है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, जो पोर्ट ट्रस्ट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी स्टेट बोर्ड, PSU, ये भी क्या इशू करते हैं? सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कैन ऑल्सो बी इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IDB, IFCI, SFCs, तो इनके द्वारा भी इशू की जाती है। ओके, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इन सिक्योरिटीज़ का वो कम होता है, लेकिन इसमें जो लिक्विडिटी और सेफ्टी होती है वो ज़्यादा होती है। ऑल राइट, इन सिक्योरिटीज़ की लिक्विडिटी और सेफ्टी ज़्यादा होती है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मनी मार्केट सिक्योरिटीज़। तो मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी की होती हैं और सेज लेस देन अ ईयर, यानी कि 1 साल से भी कम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो नंबर 1 है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेजरी बिल इज़ अ प्रोमिसरी नोट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोमिसरी नोट इशू किया जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल, और फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड और फॉर लेस देन अ ईयर, यानी कि एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है इसका, लेस देन अ ईयर होता है, साल से कम का पीरियड होता है, और गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि वो जितनी भी अमाउंट मेंशन है उसको पे करेगी ट्रेजरी बिल में और ड्यू डेट तक, ठीक है। तो टू डेवलप द ट्रेजरी बिल मार्केट एंड प्रोवाइड इन्वेस्टर विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वेरिंग शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी। तो बेसिकली यहाँ पे यही बोला गया, शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी होती है इनकी। और यहाँ पे एक बात बोली गई है कि ट्रेजरी बिल वर इंट्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 1997 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, और अ 14-day ट्रेजरी बिल ऑन अ वीकली बेसिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 6 जून 1997। तो 14 डेज़ का जो ट्रेजरी बिल है वीकली बेसिस पर, वो भी इंट्रोड्यूस किया गया था 1997 6 जून में। और सेकेंड हाफ ऑफ 1997-1998 में एक ट्रेजरी बिल आया 28 दिन का, वो भी इंट्रोड्यूस किया गया था ऑक्शन बेसिस पर। और जनरली यहाँ पे बात करें तो ट्रेजरी बिल आर ऑफ 91 डेज़, 91 डेज़ के जो ट्रेजरी बिल होते हैं, और जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी कम होता है। पीपल आर वेरी रेयरली इन्वेस्ट इन दैम, मतलब बहुत ही कम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, रेयरली, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा, तो कोई मज़ा नहीं आता ना इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर की बात करते हैं। तो कमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन ऑफ फिक्स मेच्योरिटी बियरिंग इंटरेस्ट और इशूड एट डिस्काउंट गिवन टू अ कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ ए प्रोमिसरी नोट। यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि एक कमर्शियल पेपर क्या है? शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन है, यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड है, कम टाइम पीरियड का है। अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड यानी कि वो सिक्योर लोन नहीं होता, और फिक्स मैच्योरिटी होती है, यानी कि हाँ इस डेट तक की बात की गई है तो इस डेट को ही इसकी मैच्योरिटी होगी, फिक्स मैच्योरिटी है। बियरिंग इंटरेस्ट और इशूड एट डिस्काउंट,
यहाँ पे इंटरेस्ट भी होता है और ये डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। गिवन टू अ कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ ए प्रोमिसरी नोट, कंपनी को दिया जाता है प्रोमिसरी नोट एक्सचेंज कर के बदले, और इट इज़ नेगोशिएबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, यानी कि इसको आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही कहलाता है ये एक तरीके का। तो द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ ए कमर्शियल पेपर वॉज ओरिजिनली 3 to 6 month। जो इसकी मेच्योरिटी पीरियड होती है वो जनरली 3 से 6 महीने की होती है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो कमर्शियल पेपर को आप इशू कर सकते हो मैच्योरिटी के लिए बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 7 days, यानी कि कम से कम 7 दिन और मैक्सिमम 1 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो द कमर्शियल पेपर आर ऑल्सो सोल्ड एट डिस्काउंट, इसको आप डिस्काउंट पर भी सोल्ड करते हो, और इसकी जो फेस वैल्यू है उस पर आप इसको रिडीम भी कर सकते हो, जो भी इसकी फेस वैल्यू है उस पर। तो द डिस्काउंटेड वैल्यू इम्प्लाइज द इंटरेस्ट रेट, तो जो भी डिस्काउंटेड वैल्यू है वो इंटरेस्ट रेट भी इम्प्लाई होता है उस पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? मार्केटेबल रिसिप्ट ऑफ फंड है जो कि बैंक में डिपॉजिट किए जाते हैं फिक्स पीरियड के लिए, और एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी कि आपको इंटरेस्ट रेट बता दिया जाता है। और इट इज़ अ बियरर डॉक्यूमेंट, एक बियरर डॉक्यूमेंट होता है, इजीली आप इसको नेगोशिएबल होता है, नेगोशिएट कर सकते हो। और डिनोमिनेशंस ऑफ CD यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, और जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई होता है। मिनिमम अमाउंट शुड बी 1 लाख, कम से कम 1 लाख की इसकी अमाउंट होती है। और मैच्योरिटी पीरियड होता है CD का, वो बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, जो कभी भी 7 दिन से कम नहीं होगा और 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन इशू CDs फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 1 year। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी हैं वो भी CDs यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हैं लेस देन 1 year और नॉट मोर देन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं डिपॉजिट्स की। तो डिपॉजिट्स तो काफ़ी इजी है, बैंक डिपॉजिट आपको पता है, बहुत इजीली है, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हो, सेविंग बैंक अकाउंट आपको पता है, वहाँ पे आपकी सेविंग हो सकती है। और करंट वाले जो होते हैं, करंट अकाउंट जो होता है वो भी आप खुलवा सकते हो बेसिकली। तो ये करंट अकाउंट पे आप जानते हो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता, सेविंग बैंक वाले में आपको मिलता है इंटरेस्ट, ठीक है। और रिकरिंग डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं, RD भी बोलते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है कि एक इंटरवल होता है बेसिकली, जैसे कि आप महीने में जमा कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ 1 महीने के आप जमा कर रहे हो, उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट्स, ठीक है। और फिर जब RD की मैच्योरिटी हो जाती है तो आपको पूरा पैसा मिलता है विद इंटरेस्ट के साथ। फिक्स डिपॉजिट हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप एक साथ लमसम अमाउंट फिक्स डिपॉजिट कराते हो बैंक में और देन आपको मैच्योरिटी के बाद इंटरेस्ट मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट NBFC's डिपॉजिट। NBFC डिपॉजिट्स क्या है? नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज, यानी कि ये नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज हैं, एक पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में, और एक तरीका का फिक्स डिपॉजिट होता है। और दीज हैज़ इम्प्रूव्ड द रेट ऑफ सेविंग्स इन द इकनॉमी, ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है इकनॉमी में, जो रेट है सेविंग्स का उसको इसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। अ लिस्ट ऑफ NBFCs इज़ गिवन विद देयर रेटिंग, तो NBFCs की जो लिस्ट है वो दी गई हैं उनकी रेटिंग के अकॉर्डिंग, और वर्थ उनकी जो भी एक्ट वर्थ है और डिपॉजिट्स अलाउ जो भी है। तो द इन्वेस्टर में इन्वेस्ट इन दीज कंपनी, इन्वेस्टर भी इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं आफ्टर केयरफुली इवेल्युएटिंग दैम, यानी कि बिल्कुल अच्छे से जांच कर लेने के बाद। तो द NBFC कम्स अंडर द परव्यू ऑफ RBI, NBFC जो है RBI के अंडर आता है। द अमेंडमेंट ऑफ RBI एक्ट इन जनवरी 1997 मेड रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी फॉर NBFC, जो अमेंडमेंट है RBI एक्ट का जनवरी 1997 में, उसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो गया है NBFCs का, और इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन भी उसको फॉलो करने पड़ेंगे जो भी RBI के द्वारा बोले जाएंगे वो। और द डिफ़ॉल्ट रेट इज़ हाई इन केस ऑफ NBFCs।
तो पोस्टल स्कीम्स की बात करें तो पोस्टल स्कीम्स में बोला गया है जो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स हैं उनको रिलायबल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया जाता है, यानी कि विश्वसनीय हैं ये काफ़ी। और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक तरीके से इनके पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है तो सेफ़ ही मानी जाती है। और इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट हैज़ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क, यानी कि पोस्टल नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा है पूरे वर्ल्ड में। और द पोस्ट ऑफिस हैंडल सेविंग बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट भी होता है, आरडी भी होता है, 10 ईयर क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी होता है। और इसमें हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं वो होती हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन स्कीम और पीपीएफ। तो इसके बारे में फटाफट से रीड करेंगे और आज की वीडियो को ख़त्म करेंगे हम। तो नंबर 1 है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो NSC इज़ इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1000, 5000, 10,000 और इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है 6 साल का होता है। ओके, नाउ किसान विकास पत्र की बात करें तो इनके भी 100, 50,000, 5,000, 10,000 ये होता है। और इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डबल्स एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाती है। मान लो आपने इन्वेस्टमेंट की होगी फॉर एग्जांपल 50,000, तो आपको डबल मिलेंगे 1,00,000 रुपये। तो ये किसान विकास पत्र ये ऑफ़र करता है। इट ऑफर्स अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू वेरिएशन अकॉर्डिंग टू दी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। और मंथली इनकम स्कीम की बात करें यानी कि MIS की बात करें तो इंटरेस्ट इज़ गिवन ऑन ए मंथली बेसिस, यहाँ पे मंथली बेसिस पर इंटरेस्ट मिलता है। और MIS इज़ अ मच डिज़ायरेबल स्कीम, ये ज़्यादा डिज़ायरेबल स्कीम है। और द मिनिमम डिपॉजिट है 1,500 रुपये और मैक्सिमम है 4.5 लाख रुपये, 4.5 लाख। और इन केस ऑफ सिंगल अकाउंट एंड 9 लाख इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट। अगर आपका जॉइंट अकाउंट आप खुलवाते हो तो 9 लाख का डिपॉजिट आप कर सकते हो। ऑल राइट, तो इनकम टैक्स रिलीफ भी अवेलेबल है। जो भी आप इंटरेस्ट यहाँ से कमाओगे उसमें आपको रिलीफ भी मिलेगा इनकम टैक्स की तरफ से। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीनियर सिटीज़न स्कीम। तो ये इंट्रोड्यूस हुई थी 2 अगस्त 2004 में सीनियर सिटीज़न के बेनिफिट्स के लिए। और 60 ईयर्स की जिनकी एज होती है या इससे ज़्यादा होती है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेचोरिटी पीरियड 5 साल का होता है, एक्सटेंड भी करा सकते हो आप उसको 3 साल तक। तो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें होती है 1,000 रुपये। एडिशंस कैन बी मेड इन मल्टीपल्स ऑफ 1000 अप टू मैक्सिमम 15 लाख, मतलब 15 लाख तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि वो सीनियर सिटीजन्स है। प्री मैच्योर विड्रॉल इज़, अगर आप आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है सीनियर सिटीज़न को तो वो पहले भी इसको विड्रॉ करा सकते हैं आफ्टर 1 ईयर, लेकिन 1 साल के बाद। और कुछ लेकिन डिडक्शंस भी होंगी इसमें। PPF की बात करें तो यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1968 में इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें कोई भी सिटीज़न इंडिया का इसमें डिपॉजिट कर सकता है। स्कीम जो है प्रोवाइड की जाती है पोस्ट ऑफिस के ब्रांचेस में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 500 यानी कि 500 कैन बी मेड PA एंड एनी फर्दर डिपॉजिट कैन बी मेड अप टू मैक्सिमम 1,50,000। तो 1,50,000 मैक्सिमम अमाउंट है, 500 रुपये मिनिमम अमाउंट है। ड्यूरेशन है 15 साल और इसको आप 1 से 5 साल तक और भी एक्सटेंड आगे करा सकते हो, बढ़ा सकते हो। और इंटरेस्ट जो भी एक्रूड होता है PPF से वो इनकम टैक्स से होली एग्जेम्प्टेड होता है, यानी कि आपको कोई भी उस पर टैक्स पे नहीं करना होता। वो क्या होता है, एग्जेम्प्टेड होता है। एग्जेम्प्टेड इन द सेंस कि आपको उसमें कोई टैक्स नहीं देना। तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। सेकंड पार्ट में हम इंश्योरेंस से स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो को शेयर ज़रूर करें क्लास ग्रुप में और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक ज़रूर चेक करें। थैंक यू सो मच।